हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का यूनिट 2 इन कंप्लीट वन शॉट। ठीक है, यूनिट 1 का वन शॉट अपलोड हो गया है। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो तुम जाके वहां से देख सकते हो। वहां पर मैंने कंप्लीट जितना भी टॉपिक्स सिलेबस में है उनकी पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड पीडीएफ से एक्सप्लेन करके पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, सो दैट तुम कुछ कुछ बनाकर आ जाओ एग्जाम में। एंड बाकी अभी इस वीडियो के बाद मैं थोड़ा आकाश का कंप्लीट सॉल्यूशंस डालूंगी। हम आकाश से करेंगे, कॉज ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो देर आर चांसेस कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिपीट आए और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने यूनिट 1 में पढ़ा था मैनेजमेंट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अगर मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे अपने दिमाग में प्लान करना पड़ेगा कि मुझे क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। अगर तुम भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर प्लान करोगे ना, ये स्टेप्स होंगे, ये स्किल्स के सीखने होंगे, तब जाकर वहाँ तक पहुँचोगे। तो ये सारा होता है प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग। अब प्लानिंग का नेचर एंड पर्पस क्या है? सबसे पहले देखो, प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड who should do it. It involves setting objectives and developing an appropriate course of action to achieve these objectives. एकदम सिंपल सी चीज है। क्या बोला कि प्लानिंग होता क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन कौन करेगा इस चीज को। एंड ये सारी चीजें सोचने के बाद हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, ये होता है प्लानिंग। अब पर्पस क्या होता है? पर्पस मतलब द मेन, मतलब पर्पस क्या है, क्यों हम प्लानिंग कर रहे हैं? हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो भी हम काम कर रहे हैं और जो हमारा गोल है, हम अपने काम को कर करके अपने गोल को अचीव करें, एक राइट डायरेक्शन में हो, सही पाथ में हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप खुद की प्रोग्रेस को फॉलो कर सके, देख सके। तो वो सारा पर्पस होता है प्लानिंग का। ठीक है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इधर उधर हम ना हो जाए। जैसे अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे को रोज एक एक क्वेश्चन करना है डीएसए का, उसके बाद फिर मैं आज सी प्लस प्लस में कर रही हूँ, एक हफ्ते तक सी प्लस प्लस में कर रही हूँ, फिर मुझे किसी ने बोला मैं जावा में करने लग गई, तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी। बट अगर मैंने इसे प्रॉपर प्लान करा हो, आज ये टॉपिक करना है, ये करना है, ये करना है, तो देर आर चांसेस कि मैं सही डायरेक्शन में चलूं। एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग, कि हम डाइवर्ट ना हो। कुछ कर रहे हैं, फिर भटक गए कि नहीं यार अभी तो बहुत सारा काम बचा है, फिर डाइवर्ट हो गई, ऐसा ना हो। ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो और हमें खुद पर कंट्रोल रहे। ठीक है, इतना सा है पर्पस एंड पर्पस ऑफ प्लानिंग, पर्पस एंड नेचर ऑफ प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आते हैं? ठीक है, हमने अभी मैनेजमेंट के स्टेप्स देखे थे, पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, राइट? हमने देखा था प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ये सारी चीज होती है। अब हम आ रहे हैं प्लानिंग के स्टेप्स में। तो देखो, प्लानिंग के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting a course of action, and implementing the plan, monitoring and controlling. ये सारे क्या है? स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अगर क्वेश्चन में आते हैं डिफाइन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, तो ये लिखोगे। व्हाट इज प्लानिंग, ये आ गया। और 5 नंबर का आ गया सपोज, तो प्लानिंग क्या है ये बताओगे, एंड देन स्टेप्स लिखोगे। ठीक है, अब प्लानिंग का सबसे पहला काम क्या है? डिफाइन करना अपना गोल, तभी तो प्लान कर पाओगे। मुझे पता ही नहीं है मैं अचीव क्या करना चाहती हूँ और मैं बस कुछ कुछ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, तभी तो जाके अपने गोल की तरफ जा पाएंगे। फिर होता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का क्या मतलब होता है कि हम अभी देखें कि अभी जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या कर लिया है ना। हम अभी जैसे मेरा कुछ और गोल है और यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा था, और अगर मैं इंटरमीडिएट पोजीशन पे हूँ अभी, तो मुझे क्या क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और मेरी फ्यूचर में क्या-क्या मैं अचीव कर चुकी होंगी। ठीक है? अगर मैं इसी पाथ पर चलूँगी तो इसी से प्लान करूँगी। तो हम क्या करते हैं, अपने करंट सिचुएशन को एक्सेस करते हैं एंड अपने फ्यूचर कंडीशंस को एंटिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद होता है अपने अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है? अलग-अलग तरीके से ट्राई करना, मतलब अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो तो तुम हर अप्रोच लेके चलो। अगर मैं ये वाला काम, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर मैं इस वाले उस पर जाकर बना दूँगी, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर इस वाले प्लेटफ़ॉर्म से जाकर बनाऊँगी, मुझे कितना टाइम लगेगा? या फिर एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लो, हम पीपीटीज़ वगैरह बनवाते हैं, हम एआई से बनवाते हैं। मेरा कुछ एम है कि कल ना मेरे को पीपीटी प्रेज़ेंट करनी है। अगर मैं ऑफ़िस में भी हूँ, तो मुझे वहाँ पर एक पीपीटी प्रेज़ेंट करनी है।
अब मेरे पास टाइम कम है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक एआई से अपनी पीपीटी बनवा दी, ठीक है? अब क्या हुआ, मेरा गोल है कि मेरे को अच्छा प्रेज़ेंट करना है वहाँ पे, राइट? बट एआई ने क्या करा, सिर्फ़ 3 स्लाइड्स दी एंड उसने कुछ करा जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट भी नहीं थी और अच्छी भी नहीं थी। तो मैंने उसको देखा एंड मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे मेरे गोल तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उसका तो कंटेंट ही कम है। मैं अल्टरनेटिव पे गई। मैंने कहीं और से जाके वो चीज़ जनरेट करवाई और फिर अगर मुझे सैटिस्फैक्शन मिला तो मैं वो बोलूँगी। प्लानिंग में हम एक ही जगह पर नहीं स्टिक होते, हमें बाकी अल्टरनेटिव्स को भी देखना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद उन अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें से कौन-सा प्रोस दे रहा है, कौन-सा कॉन्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें। जैसे मार्केट में बहुत सारे एआई अब आ गए हैं, ठीक है? चैट जीपीटी हो गया और जेमिनी हो गया या फिर अभी एक न्यू आया डीपसीक, वो सारे एआईज़ हो गए, ठीक है? अब तुम्हें अपना काम निकलवाना है, तुम देख रहे हो कि कौन-सा है जो प्रीमियम फीचर्स तुम्हें ज़्यादा, जो फीचर्स प्रीमियम में होते हैं, किसी और एआई में वो तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारा तो प्रॉफिट है ना। तो ऐसे ही जब अल्टरनेटिव्स देखते हैं अपने पाथ तक जाने के लिए, तो जिसमें हमारा प्रॉफिट है वो देखना है। साथ में कितना क्या लॉस हो पाएगा तुम्हारा अगर तुम इस वाले अल्टरनेटिव पे जा रहे हो। जैसे सपोज मुझे पूरी डीएसए करनी है। अब दो दो अल्टरनेटिव्स हो गए मेरे पास, या तो मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँ, लेकिन इसमें प्रॉस तो ये है कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगी एंड देयर आर हाई चांसेस कि वो उसी में से पूछेंगे। लेकिन कॉन्स क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मेरे पे टाइम नहीं है तो मैं दूसरा वाला अल्टरनेटिव करूँगी। अगर मेरा 1 महीने बाद इंटरव्यू है तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव करूँगी कि सबसे पहले जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन्स होते हैं या फिर मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं मैं वो करूँगी। टाइम कम लगेगा, पर फिर फिर लॉस क्या होगा मेरा कि सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो पा रहे। तो ये तो मेरे पे डिपेंड करता है ना। तो इस वजह से जब हम प्लान करते हैं हमें देखना पड़ता है कि अगर मैं इस पाथ से चलूंगी तो इसके प्रॉफिट क्या पड़ेंगे मुझे और लॉस क्या होगा। इस तरीके से हम इवेल्युएट करते चलते हैं, ओके। उसके बाद जब हम सारे अल्टरनेटिव्स को देख लेते हैं कि मेरा गोल तक पहुंचने के लिए मेरा ये अल्टरनेटिव ए है, ये अल्टरनेटिव बी है, सबके प्रॉन्स लिख लिए, ठीक है, सबके कॉन्स लिख लिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान क्या है। देन उसको एग्जीक्यूट करूंगी एंड देन अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करूंगी। तो ये सारे क्या है प्लानिंग के स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं चलो रिपीट करो। पहला है ऑब्जेक्टिव सेट करना, दूसरा है प्रीमिसेस डेवलप करना। प्रीमिसेस डेवलप मतलब अपने करंट सिचुएशन को ट्रैक करते हुए फ्यूचर की कंडीशंस को एंटिसिपेट करना। थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, और जो भी प्लान्स तुम्हारे दिमाग में है जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ पहुंचा रहे हैं वो सारे के सारे अप्रोच को सोचना कितने पॉसिबल केसेस होंगे, देन सबको इवेल्युएट करना, सबकी प्रॉस देखना, सबके कॉन्स देखना एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना और खुद की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते रहना, खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नाउ हमारा यूनिट सॉरी पेज 2 है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स रिफर टू द स्पेसिफिक रिजल्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव विद इन अ सेट टाइम फ्रेम यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो अपनी ग्रोथ देखेगी, वो बोलेगी कि मुझे ऐसे 2 साल बाद इतना इतना प्रॉफिट चाहिए, अभी जितना प्रॉफिट आ रहा है उससे 10% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। सपोज ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स के बारे में बात करती है, अपने रिजल्ट के बारे में बात करती है कि उसको ये रिजल्ट चाहिए इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज उनके पास है उससे उसी से चाहिए रिजल्ट, तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ भी सेट कर सकती है कंपनी, बोले मेरे को 1500 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ऑब्जेक्टिव एक वैलिड भी तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए ना जो अचीवेबल हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, क्लियरली पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मेजर कर सके उसको क्वांटिफाइबली या फिर असेसेबल, और अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, रिलेवेंट हो, ठीक है, मतलब अलाइन विद ब्रॉडर गोल्स एंड पर्पसेस, थोड़ा रिलेवेंट हो, जैसे अपने प्रॉफिट से रिलेवेंट हो ना, ऐसा नहीं है कि कुछ और ही गोल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है टाइम बाउंड, और एक डिफाइंड टाइम के अंदर हो। अब मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे को 15% का प्रॉफिट चाहिए, ये मेरा गोल है, पर मैंने टाइम ही नहीं बताया, 2 साल में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 साल में चाहिए, तो ये सब ना हो।
ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज कुछ बोल रहे हो कल कुछ और बोलने लगे। मेजरेबल हो, जिसको मेजर कर सके कि अच्छा अभी 5% का प्रॉफिट हुआ 3 महीने में, तो देर आर चांसेस कि नेक्स्ट 3 महीने में और 5% का हो। ऐसे मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स को सेट कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करने का? गोल पता होना चाहिए ना। गोल पता होना चाहिए कि क्या फाइनल गोल क्या है। ठीक है। ऐसे फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल मेरा क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाती हूँ। जैसे सपोज मुझे, मेरा गोल है कि मेरे को ना अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि अभी यूनिट 1 अच्छे से कर लेती हूँ, फिर यूनिट 2 कर लूंगी, फिर यूनिट 3 कर लूंगी। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को जब हम बनाते हैं, हमें अपने गोल को माइंड में रखना होता है। देन उसको करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं अपने गोल्स को और अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है। अपने गोल्स को ही ज्यादा स्पेसिफिक करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है स्मार्ट क्राइटेरिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऐसा बनाएंगे कि वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, वही 5 चीजें हो। ठीक है। और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उन्हीं से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बना कंप्लीट कर पाए। ओके। एंड इसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है और रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नाउ मैं आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। Reliance Jio's market penetration goal. When Reliance Jio entered the Indian telecom market, its objective was to acquire a large customer base quickly. यानी ये बोल रहा है कि जब रिलायंस जियो मार्केट के अंदर आया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उसको लार्ज नंबर में कस्टमर्स चाहिए। ठीक है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाज टू गेन, और अगर लार्ज से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि वो 100 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करे पहले ही ईयर में। ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, एक फिक्स नंबर बता दिया, टाइम बाउंड बता दिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाज स्मार्ट एज इट वाज स्पेसिफिक। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मतलब जो स्पेसिफिक हो कि उसको कितना मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, कितने टाइम के अंदर चाहिए। अचीवेबल हो सकता है क्योंकि इंडिया भाई लार्ज पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोग, कितने लोग हैं, 100 मिलियन। अचीवेबल तो है। उसके बाद रिलेवेंट भी है और टाइम बाउंड तो था ही 1 ईयर। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा ऑब्जेक्टिव माना जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक गुड ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टर्स होंगे कि स्पेसिफिक हो, स्मार्ट हो, टाइम बाउंड हो। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है, वो आप खुद रीड कर लेना। ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। अब इससे हमें क्या कंक्लूड करा हमने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बिजनेस, अगर इंडियन बिजनेसेस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है। उसके बाद दे प्रोवाइड अ क्लियर फोकस। सबसे पहले तो फोकस मिलेगा कि हमें कितना ग्रोथ करना है, क्या क्या करना है। एंड देन अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो तुम्हें पता है तुम्हें अपने एम्प्लॉय से क्या करवाना है, देन तुम उनको मोटिवेट करोगे, टारगेट्स कंप्लीट करवाओगे। ठीक है। सो they provide a clear focus and direction, helping organization to allocate resource effectively, motivate, employ, and measure progress towards their broader strategic goals. Whether it's entering a new market, launching new product, कुछ भी कर रहे हो, you need to set a good objective. You need to set a well-defined objective. Okay, that is essential for your business success. Let's move आगे। अब हम पढ़ेंगे मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, ओ। एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा मेन गोल क्या है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाना है ना। उसकी ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए हम ऐसे थोड़ी या कुछ भी करने लग जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमारे थे कुछ गोल्स, उन गोल्स को पहुंचने के लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए। और अब हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करेंगे, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करेंगे, तो सो दैट वी कैन रीच अवर गोल। Setting an objective is a part of our planning. Okay. Now managing by objectives का मतलब क्या हुआ कि किसी कंपनी को हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और उसके थ्रू मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है। एमबीओ एक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका मेन एम क्या है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए
by clearly defining objective that are agreed upon by both management and employees। और इसमें क्या होगा कि हम ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सेट कर रहे हैं जो मैनेजर भी बोल रहा है कि हाँ अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है, और एम्प्लॉय भी बोल रहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कर सकते हैं, लाइक दोनों एग्री हो रहे हैं उस चीज पे। ये जो प्रोसेस है एमबीओ प्रोसेस, इसका मेन एम क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसकी एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों साथ में चले। जो एम्प्लॉय कर रहा है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को कंप्लीट कर पाएगा? तो ये हमारा जो मॉडल है, ये एमबीओ मॉडल वो बताता है, ठीक है। And to ensure that they participate in setting these goals and have a clear understanding of their roles। and इसका मेन एम ये भी है कि एम्प्लॉयज को पता चले कि उनका रोल क्या है, वो काम करे और प्रॉफिट किसका हो, ऑर्गेनाइजेशंस का। तो एमबीओ एक मॉडल है, ठीक है। अब खुद से बना के थोड़ा थोड़ा तुम लिख के आ जाओ ना, बाकी मैं आकाश को क्यूएनए करवाऊंगी तो हेल्प हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। हमें पता चला एमबीओ का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैनेज करेंगे कैसे, हम ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, एमबीओ में भी यही है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंपनी को ग्रो करवाना है तो एक ऑब्जेक्टिव तो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव मैंने सेट कर दिया अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। जैसे लो लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, तो हर किसी के लिए उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो सब सेट कर दिया। उसके बाद इसमें एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करा। मैनेजर एंड एम्प्लॉयज कोलैबोरेट टू सेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स दैट आर इन लाइन विद ब्रोडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सब आए, मैनेजर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सबने अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने को टास्क दे दिया, अपने खुद के ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ठीक है। और इस पार्टिसिपेशन से क्या हुआ, एम्प्लॉयज ज्यादा कमिटेड एंड मोटिवेट हो गए। फिर हर ऑब्जेक्टिव का कुछ स्पेसिफिक आउटकम होगा, मेजरेबल आउटकम होगा, तो उसको हम की रिजल्ट एरियाज बोल देते हैं, केआरए। यानी अगर मैं हूं, मैंने अपना मेरे को कुछ गोल पता चला, ठीक है। अब एज अ मैनेजर मैं अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती हूँ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये करना है। मैं अपने एम्प्लॉयज के पास गई, उन्हें मैंने उनके गोल्स बताए, उन्होंने बताया वो अचीव कर सकते हैं, उन्होंने कुछ और एड ऑन करा इन चीजों में, ये सब। अब हम करेंगे कि ये जितने भी मैंने बताए ऑब्जेक्टिव्स, इनसे मुझे क्या रिजल्ट मिल सकता है, वो सारा उसको हम की रिजल्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। अब ये तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए, अब है प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, रेगुलरली रिव्यू करना एंड एसेस करना द प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए हमारे पास, उनको उनके पास हम कितना अचीव कर रहे हैं, उनसे उन पर वर्क करके हम अपने गोल्स की तरफ कितना बढ़ रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना। एंड द लास्ट वन इज फीडबैक एंड रिवॉर्ड अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्डिंग अचीवमेंट्स। मतलब तुमने ऑब्जेक्टिव बनाया, सब मिलकर काम करने लग गए, प्रोसेस ट्रैक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है। कितना, मतलब एंड में जाकर हम क्या देखते हैं, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद कि हमने कितना करा ऑब्जेक्टिव पर वर्क, एंड हमारी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हुई। एंड देन फीडबैक्स देखेंगे कि ये नहीं तो ये चेंज कर देते हैं, ये वाली चीज चेंज कर देते हैं, और वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आता है इन्फोसिस, अ ग्लोबल लीडर इन कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग सर्विस, has effectively implemented MBO to align its operation with strategic goals and enhance employee performance। तो देखो यहाँ पर हमने बात की एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम सबको पता है, इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस क्या है, इन्फोसिस अभी जो है वो करंट एमबीओ पर वर्क कर रही है। मतलब वो पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हैं। तो ये सारे तुम एग्जांपल्स लिख के आ सकते हो। अगर एमबीओ पूछा गया पेपर में कि एमबीओ क्या होता है, कि एक मॉडल होता है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ये सारी चीजें लिख सकते हो। करंट तुम एग्जांपल दे सकते हो इन्फोसिस का, कि जो इन्फोसिस है वो भी एमबीओ पे वर्क कर रही है। सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है, फिर केपीआई वगैरह करती है, मतलब की रिजल्ट एरियाज देखती है, और जो भी हमने सारे स्टेप्स पढ़े तुम वो सब बता सकते हो, कि फिर वो फीडबैक वगैरह करती है। ये सारी चीजें तुम बता के आ सकते हो। नाउ हमारा कंक्लूजन क्या है, ये एमबीओ जो आया क्यों आया, क्या कंक्लूजन क्या है। तो अगर इंडियन बिजनेस में देखो है तो एमबीओ ने क्या करा, हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हमने क्या करा, हमारा गोल कुछ और था, और मान लो जो वर्कर्स थे वो कुछ और कर रहे थे, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा,
जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव मैंने एम्प्लॉयज को बताया। तो ये जो गैप आ रहा था हमारे गोल्स पर और ऑब्जेक्टिव के बीच में, वो फुलफिल हो गया। ठीक है, हमारे गोल्स सॉरी और इंडिविजुअल्स के बीच में वो फुलफिल हो गया। तो एमबीओ ने हेल्प किया इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द गोल सेटिंग प्रोसेस एंड अलाइनिंग देयर ऑब्जेक्टिव विद द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, और ये सब बोलोगे कि जैसे इन्फोसिस हुआ, फोस्टर हुआ, वो यही करते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा एंगेज करते हैं ताकि उनका जो भी वर्क वो कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, इससे ही इससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ही सक्सेस नहीं होती, लेकिन जो एम्प्लॉय है उनकी भी सेटिस्फैक्शन, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड उनकी प्रोफेशनली भी ग्रोथ होती है। एक एक को ट्रैक कर रहा है, हर किसी का काम ट्रैक कर रहा है, ग्रोथ तो होगी। हर कोई सीरियस भी सॉरी सॉरी हर कोई सीरियस भी होगा। ओके, नाउ है स्ट्रैटेजीज। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी सबको पता है क्या होता है। कुछ कुछ हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, गोल्स। गोल्स हमारा मेन एम था। उसके बाद गोल्स तक जाने के लिए वी यूज अ ऑब्जेक्टिव। अब सपोज मैंने एम्प्लॉय को बता दिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और मुझे चाहिए सक्सेस। तो अब क्या करेगा एम्प्लॉय, कुछ स्ट्रैटेजी लगाएगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कुछ प्लान्स बनाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। समझ आ रहा है? ओके, रीड करें। Strategies are comprehensive plans developed by organization to achieve long-term objectives. Long-term objectives को achieve करने के लिए जो organizations होती हैं वो बनाती हैं strategy। मतलब strategies like a blueprint जिस पे लिखा होगा कि उनको क्या क्या actions करने हैं ताकि उनको उनको ऑब्जेक्टिव मिले। So they serve as a blueprints for actions and decision making, guiding an organization through competitive landscape towards its goal. तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर स्ट्रैटेजीज को के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, आई क्या व्हाट इज स्ट्रैटेजी। अब देखो क्या होता है ना कि मैनेजमेंट के पेपर में ऐसा होगा, जैसे पिछली बार इकोनॉमिक्स के पेपर में भी ऐसा था कि बहुत सारी चीजें आती हैं। बट द थिंग इज, मैं अगर सडनली तुमसे पूछ लूं कि चलो बताओ स्ट्रैटेजी क्या होता है, तुम बता दोगे ठीक है प्लानिंग वगैरह होती है, बस इतना ही लिख के आओगे। 2 नंबर का पेपर थोड़ी है, पेपर तो बड़ा है ना। और जितना लिखोगे तुम थ्योरी उतना बेनिफिट है तुम्हें, तुम्हें भी पता है थ्योरी सब्जेक्ट्स है, जितना ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। और ये वाले सब्जेक्ट होते भी थोड़े स्कोरिंग हैं क्योंकि तुम इनमें खुद से भी लिख सकते हो, राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें पॉइंट्स बता रही हूँ, तुम्हें बस फ्रेम करके आना है। तो स्ट्रैटेजीज क्या होता है, इसके की कंपोनेंट्स होंगे लॉन्ग टर्म विजन, गोल ओरिएंटेड, रिसोर्स एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या क्या है स्ट्रैटेजीज के कंपोनेंट्स, लॉन्ग टर्म विजन, गोल ओरिएंटेड, रिसोर्स एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसको रिपीट करते रहो। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या होगा, strategies are often crafted with a long term perspective spanning a several years। strategies बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव जो भी है, अगर 1 साल में मुझे इतना प्रॉफिट करना है तो मैं हर दिन की स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी। ठीक है, अपने स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ना। गोल ओरिएंटेड होगी स्ट्रैटेजीज, हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो हमें हमारा जो भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हम उसको अचीव कर पाए। ठीक है, उसके बाद होता है रिसोर्स एलोकेशन, इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज टू अचीव द सेट गोल्स। मतलब देखो स्ट्रैटेजीज में क्या क्या आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। सबसे पहले तो अपना विजन ही लिख लो। तुम्हारा विजन क्या है, क्या चाहिए, क्या तुम्हें एज एन एम्प्लॉय भी तुम्हें क्या चाहिए। देन उसके लिए तुम अपने गोल सेट करोगे। अब तुम क्या करोगे, जो भी ग्रोथ है कंपनी की या जो भी चीजें हैं वो तुम्हें कैसे मिलेंगी, तुम्हारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होंगे, तुम्हें उन्हें यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज को तुम्हें अच्छे से एलोकेट करना आना चाहिए। जो तुम्हारे पास चीजें हैं उनको तुम ऐसे यूटिलाइज कर रहे हो कि तुम बढ़िया गोल्स अचीव कर पाओ। एंड रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम स्ट्रैटेजीज जहां पर तुम डिसाइड करते हो कि क्या क्या है, क्या क्या करना है, किन किन रिसोर्सेज से करना है, ये सारी चीजें। नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस, ये एक अजीब सा भारी सा टर्म लग रहा है, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब क्या होगा, स्ट्रैटेजी बनाने का प्रोसेस काइंड ऑफ चीज है ना।
स्ट्रैटेजी अगर मैं बना रही हूँ तो सबसे पहले मेरे को अपने गोल के बारे में बताना चाहिए। मेरा गोल तो क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए एंड अटेनेबल होना चाहिए। ना मुझे अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी तो देखना है कि क्या मैं अपने गोल को कंप्लीट कर भी पाऊंगी। ठीक है, क्या क्या देख सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स देखना है, इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखनी है। जैसे सपोज मैं किसी कंपनी में हूँ, ठीक है, वो कंपनी है करियर काउंसलर्स, ठीक है। अब वो क्या करवाते हैं, वो एडमिशंस करवाते हैं। अब मैं करियर काउंसलर हूँ आकाश के अंदर, ठीक है। आकाश पता होगा तुम्हें, जे नीट की जहाँ कोचिंग्स होती है, सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। तो आकाश सपोज क्या करवा रही है, मेरे को ना आकाश में बच्चों के एडमिशंस करवाने हैं। अब मैं एक टारगेट सेट करती हूँ कि मेरे को एक दिन में एटलीस्ट 6 बच्चों के एडमिशंस करवाने हैं। तो क्या लगता है, ये गोल अचीवेबल होगा? मैंने बना दिया, गोल मैंने सेट कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने कैसे डिसाइड करा कि मुझे 6 बच्चों को करना है, एडमिशन करवाना है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करा, मुझे पता है कि जो आकाश है उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसका नेम है, और बच्चे बिना किसी एडमिशन काउंसलर के भी अपने आप आके एडमिशन देते हैं, एडमिशन करवाते हैं, बिकॉज बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ब्रांड वैल्यू मिल गई। मैंने एनालाइज कर लिया अपने एनवायरनमेंट और मुझे पता है कि ये वाला गोल अचीवेबल है। बट अगर कोई नॉन पॉपुलर कोचिंग सेंटर है जहां से तुम्हें कॉल आ रहा है, तो तुम्हें अगर लगेगा इसका तो नाम ही नहीं सुना, तो वहां पर एक एडमिशन करवाना भी दिक्कत होगा। तो इस वजह से हमें अपना गोल सेट करते वक्त अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो उस लेवल की है कि हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर नहीं है, अभी न्यू न्यू है, न्यू न्यू स्टार्टअप है, इतना फेमस नहीं है, तो इस हिसाब से हमें अपने गोल्स को रिडिफाइन करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस में यही है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को बनाया जाएगा। गोल सेट करना है, अपने एनवायरमेंट को एनालाइज करना है। फिर आता है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, जहाँ पर हम जो भी हमने अब तक एनालाइज करा उसके बेसिस पर कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड एडजस्ट करेंगे। देखो, लास्ट स्टेप्स में तो सब में यही रहने वाला है कि हम या तो फीडबैक मांग रहे हैं, या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ट्रैक कर रहे हैं, सब में यही चीज होती है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से स्ट्रैटेजीज वर्क करती है, मैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है, देन कंक्लूजन है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिसीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेसेस का। तो यहाँ देखो क्या है, रिलायंस जियो का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस जियो एंट्री इन द इंडियन टेलीकॉम मार्केट इज एन एग्जाम्पलरी केस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो रिलायंस जियो था, सबको पता है उसके बारे में, राइट? और कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट करी, तभी इतना फेमस हो गया ना जियो, सब जानते हैं जियो को। ठीक है, उन्होंने क्या करा, प्राइसिंग को एग्रेसिव रखा, सब एग्री कर रहे थे उस प्राइस रेट पर, है ना। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटल इकोसिस्टम, ये सारी उनकी स्ट्रैटेजीज थी, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज थी जो लीड कर गई उनको उनके गोल तक पहुंचाने में। सो जियो डिस्टर्बेड द मार्केट विद इट्स एक्सट्रीमली लो डेटा एंड कॉल रेट्स, ऑफरिंग फ्री सर्विसेज ड्यूरिंग इट्स इनिशियल लॉन्च पीरियड। मतलब इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी थी उनकी, खुद सोचो तुम लोग कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत लो रेट में डेटा दे रहे हैं, तो लोगों को ज्यादा लाइक, वो स्टार्टिंग में न्यू था, बट उन्होंने इस तरीके से मार्केटिंग कर दी, लोग इतने इंप्रेस हो गए कि अब वो इतना फेमस हो गया है। तो इस स्ट्रैटेजी से उन्होंने बहुत जल्दी कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, राइट? तो ये होती है स्ट्रैटेजीज। उनका गोल होगा, कुछ भी होगा गोल, सपोज उनका गोल होगा कि कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, उसके लिए उनकी पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि एटलीस्ट कस्टमर्स तो हो, यूज तो करें। कस्टमर्स कैसे आए, प्राइस कम करने पे, ये थी स्ट्रैटेजी। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत जगह पर उन्होंने अपने नेटवर्क्स लगाए हैं ना, नेशन वाइड 4G नेटवर्क्स लगा दिए, बहुत इन्वेस्ट करा इनिशियली, जिससे उन्होंने एक्चुअल में हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया। ओके, और डिजिटल इकोसिस्टम, ये सारी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या हुआ जब इन्होंने ये सब करा। ये तो थी इनकी स्ट्रैटेजी, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या है, गोल क्या आया। मार्केट शेकअप, रैपिड सब्सक्राइबर ग्रोथ, डेटा कंजम्पशन इंक्रीज, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स एंड फाइनेंशियल बैकिंग। जियो's entry led to a major shakeup in the Indian telecom sector। जियो आते ही सब ऐसे हो गए ना कि
ये क्या हुआ, ये इतने सस्ते में कैसे दे रहे हैं, है ना? और इस वजह से प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है? उसके बाद सब्सक्राइबर्स मतलब जियो के जो कंज्यूमर्स थे वो बहुत जल्दी बढ़े, ठीक है? जियो ने अपने कंज्यूमर्स की नीड को समझा। उन्होंने समझा कि अभी के टाइम पे जो डेटा है वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो उन्होंने अफोर्डेबल अफोर्डेबल सर्विसेज पे देना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने ये स्टार्टिंग में करा था, ठीक है? ये सारी चीजें थी। अब हमारा कंक्लूजन क्या पड़ा, कंक्लूजन क्या हुआ, ये जो हम स्ट्रैटेजीज के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने रिलायंस जियो का एग्जांपल लिया, तो स्ट्रैटेजी से के हेल्प से हम एक बहुत अच्छा प्लान बना सकते हैं, ठीक है? और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हाउ वी कैन अचीव अवर गोल्स, बट यहाँ पर हम अपनी पूरी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कंज्यूमर्स को समझो, ट्रेंड्स को देखो, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएंगे उनके गोल्स को। आगे बढ़ते हैं, पॉलिसीज। पॉलिसीज पढ़ी है, बहुत सारी पॉलिसीज होती है ना? पढ़ी होंगी कभी ना कभी, तो पढ़ी तो नहीं होंगी, सुनी होंगी एटलीस्ट। तो पॉलिसीज आर प्लानिंग प्रीमिसेस, आर फाउंडेशनल एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती क्या है मैं बताऊंगी, बट ये सुनो, पॉलिसीज एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो तुम्हें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी जिसकी हेल्प से तुम डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, एंड हेल्प इन एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कंडीशंस अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। ये लिखना है अभी तो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? उससे तुम डिसीजन मेकिंग कर पाओगे एंड फ्यूचर की कंडीशंस को एनालाइज कर पाते हो। पॉलिसीज को थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ो तो पॉलिसीज है क्या, एक जनरल गाइडलाइंस है। जैसे हमने देखा था ना, कुछ रूल्स होते हैं, कंपनी को यही चीजें करनी चाहिए, ये भी एक गाइडलाइंस है, ठीक है? कि कंपनी किस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। एक रोड मैप होता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एस्टैब्लिश द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजन शुड बी मेड। मतलब पॉलिसी इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लिखा है कि तुम्हें इसी बाउंड्रीज में रह के डिसीजंस लेने हैं, इन्हीं बाउंड्रीज में लेके तुम डिसीजंस इन्हीं बाउंड्रीज में रह के तुम डिसीजंस ले सकते हो। तो इट इज लाइक अ गाइडलाइन और डॉक्यूमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, ठीक है? जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजंस लेती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पॉलिसीज के? ब्रॉड इन नेचर, कंसिस्टेंट विद ऑब्जेक्टिव, फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे फिर एक एग्जांपल दिया है इंडिया का। ओके, तो पॉलिसीज का मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना? पॉलिसीज का मतलब ये नहीं है कि कुछ रैंडम से इंस्ट्रक्शंस दे दी। पॉलिसीज बहुत बड़ी होती है जिसके अंदर सारी चीजों को डिटेल में लिखा रहता है, ऑफरिंग अ जनरल डायरेक्शन रेदर देन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। बस कुछ ऐसे नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस है, प्रॉपर एक बड़ी सी पॉलिसी होती है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसीज का यही ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाए, लेकिन एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रहकर। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? हम अपने अकॉर्डिंग बाद में पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है? ये सारी चीजें। फिर यहाँ पर एग्जांपल है अगेन, प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस मतलब क्या होता है? प्लानिंग प्रीमिसेस refers to the assumption about the future on which plans are based। प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या होगा कि हम जो भी प्लान्स वगैरह बना रहे हैं वो हम फ्यूचर में ये गोल्स अचीव करेंगे उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है? प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में ये चीजें होने वाली हैं उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग प्रीमिसेस refers to the assumption about the future on which the plans are based। They are the anticipated environment in which plans are expected to operate। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि अभी जैसे अभी देखो क्या हो रहा है, मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ। तुम्हें पता है
हम लोगों ने ना ऐसा अज्यूम करा हुआ है कि 2-3 साल बाद या अभी, हाँ, 2-3 साल बाद मानो एआई का बहुत मार्केट ग्रो होने वाला है ना? सबको पता है भाई एआई कितना छा रहा है। तो अभी तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, बट हम तो बस अज्यूम कर रहे हैं ना कि 2-3 साल बाद मार्केट बहुत ग्रो हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों ने खुद को अपडेट करने लग गए हैं, वो लोग एआई के बारे में पढ़ने लग गए हैं, ब्रांचेस, फील्ड्स एआई ले ली है, कॉलेज में एआई जैसी फील्ड्स आ गई हैं, है ना? ये सारी चीजें हुई हैं। हमारा भी सेम सब्जेक्ट है एआई का। तो ये क्या हुआ कि हमने बस ऐसा सोचा, अज्यूम करा कि 2-3 साल बाद एआई का मार्केट बहुत बढ़ेगा। उस अकॉर्डिंग हमने प्लान में क्या चेंज करा, हम पढ़ने लगे एआई। ठीक है? तो बस यही होता है प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब, कि हम अज्यूम करते हैं फ्यूचर को एंड देन अब उसके अकॉर्डिंग प्लान्स को बनाते हैं, जो भी वहां पर एनवायरमेंट होगा, ताकि उस वक्त हम वहां पर सरवाइव कर पाए। सिंपल। अब इसमें क्या होता है, प्लानिंग करने के लिए जैसे फ्यूचर प्लान करना है तो हमें नेचर आगे का मतलब थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है? फिर फाउंडेशन होना चाहिए एक प्लानिंग के लिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगी अभी के लिए, और ये एक एग्जांपल है अगेन इंडस्ट्री बेस्ड, ताकि समझ आ सके। ओके। सो प्रेडिक्टिव इन नेचर क्या होगा, मतलब जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैं रीड करती हूँ फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। प्रेडिक्टिव इन नेचर, they involve making forecasts and assumptions about future market trends, economic conditions, technological advancements and competitive dynamics। अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ फ्यूचर की, तो मुझे कुछ चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, या फिर मैं प्रिडिक्ट करूंगी कि 2-3 साल बाद मार्केट ऐसा होगा। मैं फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर रही हूँ, फ्यूचर के इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रिवेंट कर रही हूँ, कौन सी टेक्नोलॉजीज आ सकती है वो प्रिवेंट बोल रही हूँ, वो प्रिडिक्ट कर रही हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें होती है। तो प्लानिंग प्रेमिसेस में हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। ओके। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं, कौन सा मार्केट सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा। जब तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केटिंग करते हो, वहां पर भी तुम एनालाइज करते हो फ्यूचर ग्रोथ इस कंपनी की एंड उसके अकॉर्डिंग करते हो। सो वही सारी चीजें होती है थोड़ी प्लानिंग प्रेमिसेस में। फाउंडेशन क्या होता है, तुम जो भी प्लान कर रहे हो उसकी नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है। They form of the basis for the development of strategies and plans. Internal and external premises क्या होगी? Internal premises relate to factors within the organization, such as resources and capabilities, while external premises involve the external business environment. देखो, ये जो प्रेमिसेस होती है ना, प्रेमिसेस का मतलब वही है assumption। अब प्रेमिसेस दो तरीके से होंगी, इंटरनल प्रेमिसेस एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस। कितने टाइप की होती है, इंटरनल प्रेमिसेस और एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इंटरनल प्रेमिसेस में हम एनालाइज करते हैं खुद के ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स। ठीक है? कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है, 2-3 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है। और जो एक्सटर्नल प्रेमिसेस होते हैं उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट ग्रोथ, वो सारी चीजें चीजों को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है? प्रिडिक्ट करते हैं। तो इंटरनल प्रेमिसेस में अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल प्रेमिसेस में बिजनेस। ओके। नाउ अगेन एक एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री का। अजम्पशन इन पेट्रोकेमिकल्स एंड टेलीकॉम, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या करा है, अज्यूम करा है किसके बारे में, पेट्रोकेमिकल्स एंड टेलीकॉम के बारे में। क्या अज्यूम करा है, जब रिलायंस इंडस्ट्री ने expanded into the telecom sector with Jio, they based their strategy on certain premises। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या करा, जियो के साथ मिलकर टेलीकॉम सेक्टर को और एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों करा, कुछ सोचा होगा ना। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कि इंडिया में इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डिजिटल रिवॉल्यूशन का पोटेंशियल ज्यादा है, और एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, और स्मार्टफोन्स अफोर्डेबल होने की अवेलेबिलिटी है। तो पेट्रोकेमिकल्स ने उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, कि जिस तरीके से स्मार्टफोन्स उन्होंने अफोर्डेबल कर दिए या जो भी चीजें हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजीज रिवॉल्व होती हैं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में और डिमांड फोरकास्ट में। मतलब प्राइसेस को ग्लोबल कर दो। ठीक है? ये सारी चीजें तो समझ आ गया प्लानिंग प्रेमिसेस मतलब। अब कंक्लूजन क्या है, क्यों करनी है, क्यों पॉलिसीज बनानी है, क्यों प्लानिंग प्रेमिसेस करनी है। तो अगेन इंडियन बिजनेस के कंटेक्स्ट में द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज एंड एक्यूरेट प्लानिंग प्रेमिसेस इज विटल
For example, Infosys has policies that govern their commitment to innovation, reflected through their investment in R&D and employee training program. Similarly, the planning premise of IT companies might revolve around global technology trend and outsourcing patterns. तो देखो, जैसे जो भी कंपनीज होती हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाती हैं, इन्वेस्ट करवाती हैं, तो ये सारी उनकी प्रेमिसेस है कि अगर वो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रही है तो देयर आर चांसेस कि उन्हीं के एम्प्लॉयज अच्छा करेंगे, राइट? तो ये होती है प्रेमिसेस। ओवरऑल द राइट मिक्स ऑफ क्लियर पॉलिसीज एंड वेल कंसिडर्ड प्लानिंग प्रीमिस, मतलब हमने एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, बाउंड्रीज बनाए, किसके लिए? अपने ही गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? कि इन रूल्स को तो ब्रेक करना ही नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है? ओवरऑल द राइट मिक्स ऑफ क्लियर पॉलिसीज और प्लानिंग प्रीमिसेस करके हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलता है, ताकि हम डिसीजंस बना पाए और स्ट्रैटेजीज को प्लान कर पाए। ओके, ये सारी चीजें। अब आता है कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस है क्या? एक क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट involving the systematic collection and analysis of information about competitor. It is used to make informed business decision and to anticipate market shifts. ठीक है? देखो, कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस मतलब क्या होगा? कॉम्पिटिटर तुम्हें पता है क्या होता है? जो कंपटीशन होता है उसी को कॉम्पिटिटर बोलते हैं। कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस क्या है? एक एस्पेक्ट जहां पर हम स्ट्रैटेजीज को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग भी कि उसका अगर वो ये कर रहा है तो हमारा बिजनेस कैसे इफेक्ट होगा, हम अपने बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसको हम कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन एंड पर्पस क्या होता है? कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके होने का पर्पस क्या है, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना एंड डिसमेंटिंग करना इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटर। ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर की भी इंफॉर्मेशन रखनी है। अगर बहुत सारे टूथपेस्ट ब्रांड्स है, कोलगेट हुआ, पेप्सीडेंट हुआ, दंत कांति हुआ, ये सब क्या एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं रखते होंगे? रखते होंगे। हमें ऐसा तो है कि हमें खुद ग्रो करना है, पर हमें अपने कॉम्पिटिटर की भी तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर दो टूथपेस्ट है मेरे पास, मतलब दो अलग अलग कंपनीज है, एक मुझे सेम क्वांटिटी में 20 रुपए में दे रही है, एक मुझे सेम क्वांटिटी में 30 रुपीज में दे रही है, तो मैं क्या करूंगी? अफोर्डेबल, हमारा माइंडसेट होता है, हम थोड़ा अफोर्डेबल चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है? तो हम लेंगे 20 रुपए वाला टूथपेस्ट। अब क्या हुआ, दो कंपनी थी, दोनों कॉम्पिटिटर्स थी, उन्होंने देखा कि ये तो सेम क्वांटिटी में 20 रुपए में दे रही है, तो उससे तो दूसरी कंपनी पे भी तो फर्क पड़ेगा ना, वो भी क्या पता अपना प्राइस रेट कम कर दे, या फिर अपनी क्वांटिटी कम करे और प्राइस भी कम कर दे, तो लोगों को लगे कि वो भी सस्ता बेचने लग गई है। तो ऐसी चीजें होती है। तो हमें डिसीजंस लेने के लिए हमें अपनी कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी स्ट्रेटजीज को, एंड इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस। हम कितने अपने सॉरी, हम कितने अच्छे से अपने कॉम्पिटिटर्स को जानते हैं। नाउ इसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस, क्या जरूरत है? The primary goal of competitor intelligence is to gain a competitive advantage by understanding competitor's strength and weakness। अगर हम जितना अच्छे से अपने competitor को जानते हैं, हमें पता है कि इसका ना ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर ये वाला प्रोडक्ट के ना इसके रिव्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या हो सकता है, उसका कॉम्पिटिटर देखे कि इनके प्रोडक्ट्स में ये कमी है, तो वो अपने में वो फिक्स करके दे दे या वो उससे बेटर करके दे दे। दो मोबाइल फोन कंपनीज है, एक का कैमरा अच्छा नहीं है, दूसरे ने देखा कि इसका बाकी सब तो अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, पावर अच्छी है, सब अच्छा है, पर इसके कैमरा को लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं है। तो दूसरी कंपनी ने देखा, क्योंकि वो उसकी कॉम्पिटिटर है, उसने देखा कि कंपनी में उनका भी सब ठीक है, उन्होंने, मतलब जिनकी कंपनी है, देखो ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। कंपनी ए का सब कुछ अच्छा था कैमरा के अलावा, कंपनी बी का भी सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी ए सस्ते में दे रही थी, या कुछ भी हो रहा था, या फिर ब्रांड वैल्यू कंपनी ए की ज्यादा थी, तो कंपनी ए प्रॉफिट में ज्यादा थी।
ये पी लिखा है, मैंने समझ ना आ रहा हो तो। अब कंपनी बी ने क्या करा, एनालाइज करा कि कंपनी ए को तो ज्यादा प्रॉफिट मिला है, लेकिन उसने देखा उसके ना जो भी फोन इस रेंज में है उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है। अब कंपनी बी ने सेम रेट्स में दे दिया, सेम फीचर्स दे दिए, लेकिन कैमरा भी अच्छा करके दे दिया। तो क्या हो जाएगा, सेम प्राइस, सब कुछ सेम, रिव्यू अच्छा, गारंटी सेम, तो लोग कंपनी बी की तरफ आकर्षित होकर खरीदने लग गए। यही होता है, हम हमें अपने कॉम्पिटिटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस में तुम गए एंड डायरेक्ट ताक झाक करने लग गए, नहीं। सिस्टमेटिकली अप्रोच होते हैं, क्या क्या करना होता है अपने कॉम्पिटिटर की नॉलेज के लिए, सॉरी अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सिस्टम होता है, खिड़की से नहीं झांक सकते तुम। ठीक है। सबसे पहले हम अपने की कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हमें पता तो चले हमारा कॉम्पिटिटर है कौन मार्केट में। सारी, अगर मैं नूडल्स बनाती हूँ तो अब मैं सारी नूडल्स ब्रांड, इंडिया की हुई, फॉरेन की हुई, जो नई आई है वो हुई, सबको थोड़ी एक सबके बारे में थोड़ी, सबसे थोड़ी कंपटीशन करना है, करना तो है, पर ऐसे सबको स्टडी करने लग गई, सबकी इंफॉर्मेशन लेने लग गई, तो कितना ज्यादा बड़ा मार्केट है हर चीज का, राइट। तो मुझे अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स को देखना है, ठीक है, जिनसे मेरा बढ़िया कंपटीशन होगा। ठीक है। मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, हमें उनको पहचानना है, रिकॉग्नाइज who the main competitors are in the market। ओके। हमने क्या करा, हमने अपना आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे उस कंपनी की रिपोर्ट्स देखी, पब्लिक रिकॉर्ड्स देखे, इंडस्ट्री एनालाइज करा, मीडिया, ट्रेड शोज एंड कस्टमर फीडबैक्स, ये सारी चीजें देखेंगे दूसरी कंपनीज की। ठीक है। कि मीडिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनके, या फिर ये सारी चीजें, एंड देन ये सारी चीजें देखी, डेटा कलेक्ट करा, देन उसको एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे द डेटा टू अंडरस्टैंड कंपिटिटर स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटीज एंड इंटेंशंस। पहले तो एनालाइज कर लिया, पता कर लिया कि कॉम्पिटिटर है कौन। उसके बाद डेटा कलेक्ट करा अलग अलग जगह से, रिकॉर्ड्स देखे, उसकी कंपनी की रिपोर्ट्स देख ली, इंडस्ट्री एनालाइज कर लिया, मीडिया, ट्रेड शोज और कस्टमर के फीडबैक देखे। उसके बाद जब डेटा आ गया उसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी, उस कंपनी के इंटेंशंस का, ये सब देखेंगे। एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग द एनालिसिस इनटू एक्शनेबल इंटेलिजेंस टू इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब हमने उस कंपनी के एनालिसिस कर ली, अब हम अपने एक्शंस में चेंजेस लाएंगे, अपने डिसीजन मेकिंग में चेंजेस लाएंगे, दैट इम्प्रूव्स। नाउ अब जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, हमें क्या क्या देखना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या क्या एनालाइज करना चाहिए, पहले तो मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस क्या होता है, जहां पर हम मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर्स मार्केट पोजीशनिंग। अगर मैंने एक कंपटीटर बनाया कि ये कंपनी मेरी कंपटीशन है, तो उसको ना पहले तो मार्केट एनालिसिस करूंगी कि जैसे ये मार्केट का ट्रेंड जा रहा है, ये कंपनी यहाँ पर स्टैंड कर रही है, ठीक है, और मेरी कंपनी है यहाँ पर, तो मैं उससे एनालाइज करूंगी कि उसने क्या क्या करा है। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस देखूंगी कि उसने कितना खर्चा करा है, कितना इन्वेस्टमेंट करा है। उसके बाद उसके प्रोडक्ट के फीचर्स देखूंगी, क्वालिटी देखूंगी, प्राइसिंग देखूंगी, जैसे कि मैंने तुम्हें फोन के एग्जांपल दिए थे कि हम फीचर्स देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। देन सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस करेंगी। ठीक है, एसेसिंग कॉम्पिटिटर सेल्स स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग कैंपेन्स। तो ये सारी चीजें आई होप समझ आया होगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी के लिए स्किप करते हैं, मेन टॉपिक्स को पहले कवर करते हैं, एंड यहाँ पर वही सेम चीज, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन कुछ ऐसे की ज्यादा ज्यादा सी एग्जांपल्स दिए हैं। अब कंक्लूजन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर के बारे में, तो देखो, इंडिया में हाईली कॉम्पिटिटिव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, where consumer preferences and technological advancement are constantly evolving, competitor intelligence is vital for maintaining market leadership। देखो, जहां पर ऐसे, अगर हम फोन्स की बात करें या ऐसी चीजों की बात करें, इंडस्ट्रीज लाइक फोन की देखो तुम, तो फोन के कंज्यूमर्स बहुत ही ज्यादा है, हर किसी के पास फोन है, मस्ट है फोन, राइट। कंज्यूमर बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में कितने अलग अलग कंपनीज आ रही है। अब तुम्हें अगर अपना कुछ
रखना है मार्केट में वैल्यू कि हाँ, तुम हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे पा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? या फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फीचर्स चल रहे हैं मार्केट में, तो लाइक सर्वाइव करने के लिए मार्केट में अपना कुछ लीडरशिप लाने के लिए तुम्हें इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स का पता हो। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग एक वैल्यूएबल टूल है फॉर कंपनीज सीकिंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री। अब तक हमने क्या पढ़ा कॉम्पिटिटर्स के बारे में। बेंचमार्किंग क्या होता है? कोई इंडस्ट्री है जो न्यू न्यू मार्केट में आई, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, न्यू न्यू आई है, उसको भी आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, तो वो क्या करेगी? वो बाकी कंपनीज को देखेगी, नॉट एज अ कंपटीशन बट टू द मोटिव ऑफ लर्निंग फ्रॉम देमसेल्फ। ठीक है, वो क्या करेगी? एक एक के बिजनेस को देखा, खुद को कंपेयर करा एंड देन उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी कि वो कंपनी क्या क्या चीजें अच्छी कर रही है एंड देन उनसे लर्न करा। सो बेंचमार्किंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग वंस बिजनेस प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस टू दोज ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, उनसे कंपेयर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेंचमार्किंग देख ली, एक प्रॉपर डेफिनेशन देखती हूँ और फिर टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग्स भी बताऊंगी। सो बेंचमार्किंग क्या है? अगेन अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस डेटा एंड प्रोडक्ट अगेंस्ट इंडस्ट्री लीडर और बेस्ट प्रैक्टिसेस। पर्पस क्या है? बेंचमार्किंग करते क्यों है? मेन एम क्या होगा बेंचमार्किंग से? कि हमें पता चल सके कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लर्न हाउ लीडिंग कंपनीज अचीव देयर परफॉर्मेंस लेवल। हम जो लीड कर रही है ना कंपनीज, उनका पता करें कि उन्होंने ऐसा क्या करा कि वो वहां पर है आज। अब बेंचमार्किंग हमारी अलग अलग टाइप से हो सकती है। एक होती है इंटरनल बेंचमार्किंग, एक होती है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग और एक होती है जेनेरिक बेंचमार्किंग। तो देखो ये टाइप्स वगैरह हर किसी के याद करने हैं। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों के टाइप्स होते हैं, और ये जो टर्म्स है ना ये याद कर लेनी है। तो बेंचमार्किंग कितने टाइप्स की होती है? तीन टाइप्स की, इंटरनल, फंक्शनल एंड, तीन नहीं चार टाइप की होती है। देखो, इंटरनल, कॉम्पिटिटिव, फंक्शनल एंड जेनेरिक। कौन कौन से? इंटरनल, कॉम्पिटिटिव, फंक्शनल एंड जेनेरिक। इंटरनल बेंचमार्किंग में क्या होगा? हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं खुद को। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है, ये डिपार्टमेंट है, सपोज ये डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला, और ये डिपार्टमेंट है जो प्रेजेंटेशन देता है, मीटिंग्स करता है दूसरी कंपनी से। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला है, उसका ना लाइक कंपनी उतना ज्यादा वैल्यू करती है, ठीक है, ज्यादा वैल्यू करती है ऐसा बोलो। उसकी ज्यादा वैल्यू करती है। और जो प्रेजेंटेशन वाला डिपार्टमेंट है, उसके लोगों को ऐसा बोलते हैं कि तुम ठीक से काम नहीं करते या तुम स्लो काम करते हो, क्योंकि वो न्यू न्यू आए हैं, उन्हें पता नहीं है कैसे काम करना है। ठीक है, वो भी न्यू न्यू आए हैं। अब क्या करेगा? प्रेजेंटेशन वाला इंसान सॉफ्टवेयर वाले के पास जाएगा, क्योंकि उसका ना मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जितनी भी टीम है वो सारा अपना काम बहुत अच्छे से करती है। प्रेजेंटेशन वाला न्यू न्यू आया है, तो वो जाके टिप्स ले सकता है कि आप इतने सालों से कंपनी में हो, आप एडवाइस दो क्या करना चाहिए, कैसे सस्टेन करना चाहिए, ये सारी चीजें। इंटरनल बेंचमार्किंग मतलब खुद की हम खुद ही के डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन अपने ही डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कर रही है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग मतलब क्या होता है? डायरेक्ट जाकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन खुद को दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रही है। फंक्शनल बेंचमार्किंग मतलब लुकिंग एट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सिमिलर फंक्शंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। यानी कि ये दो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इनका ये पैकेजिंग ब्रांड है जो पैकेजेस करके लाइक पूरे पैकेजिंग पे ध्यान देता है, और ये पैकेजिंग ब्रांड है, ये भी पैकेजिंग करता है। अब इस कंपनी ने देखा कि इस वाली के कंपनी के अंदर ये वाला जो काम है, पैकेजिंग वाला जो काम है, वो ज्यादा सुंदर होता है, वो ज्यादा अच्छे से होता है, लाइक लीकेजेस नहीं होते, और पैकेजिंग ऐसी है कि इजी टू यूज है, तो इजी टू यूज प्रोडक्ट को कर देती है, मतलब प्रोडक्ट को यूज करना इजी कर देती है। तो ये जाके अपनी पैकेजिंग टीम को बोलेगा कि तुम भी उसके कंपैरिजन में सेम प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग उसी तरीके से करो। तो ये क्या हो गया? फंक्शनल बेंचमार्किंग। किसी कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन पे हम बात कर रहे हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करे जा रहे हैं। जैसे तुम्हें पता होगा अभी जोमेटो की नोटिफिकेशंस बहुत ट्रेंड में चल रही है, और उसी को देख देख के ब्लिंकिट हुआ या कोई और ऐप हुआ, वो सारे अपने नोटिफिकेशंस को उसी तरीके से करने लग गए हैं, क्योंकि वो जो जोमेटो का नोटिफिकेशन भेजने का तरीका था वो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो गया था, राइट? तो
ये सारी कंपनीज आपस में कॉम्पिटिटर्स है। ब्लिंकिट हुआ, जोमेटो हो गया, डोमिनोज हो गया, सब कॉम्पिटिटर्स है। तो सपोज डोमिनोज ने देखा कि जोमेटो इस तरीके से नोटिफिकेशन भेज रहा है, तो फंक्शनिंग क्या हो गई जोमेटो की, नोटिफिकेशन भेजना। तो डोमिनोज ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि तुम भी सेम उसी तरीके से भेजो। तो दिस इज नोन एज फंक्शनल बेंचमार्किंग। एक कंपनी से दूसरी को कंपेयर कर रहे हैं बट उसके किसी फंक्शन को। ठीक है। जेनेरिक बेस्ट मार्किंग बेंचमार्किंग क्या होती है? कंपेयरिंग ऑपरेशंस बिटवीन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज। जेनेरिक बेंचमार्किंग, ये एक कंपनी है जो जूते बनाती है, दूसरी कंपनी है जो आइसक्रीम बेच रही है, लेकिन दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है। अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, कोई मतलब ही नहीं है बट वो कंपेयर कर रहा है, दिस इज नोन एज जेनेरिक बेंचमार्किंग। तो कितने टाइप्स की है? इंटरनल है, कॉम्पिटिटिव है, फंक्शनल है एंड जेनेरिक बेंचमार्किंग है। समझ आ गया? इंटरनल मतलब अपने ही कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो हो रही है। कॉम्पिटिटिव मतलब डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है। फंक्शनल बेंचमार्किंग मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे बात हो रही है। और जेनेरिक बेंचमार्किंग मतलब अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज है लेकिन स्टिल दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स। ओके। नाउ बेंचमार्किंग के भी स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स इन द बेंचमार्किंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या होता है? आइडेंटिफाइंग व्हाट टू बेंचमार्क, चूजिंग बेंचमार्क पार्टनर्स, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिव्यू एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अब देखो, मैंने अभी नई नई कंपनी खोली, तो मुझे एक इंस्पिरेशन चाहिए। अब जितनी भी कंपनी मार्केट में है जो मुझसे आगे है, सब में इंस्पिरेशन होंगे, या मैं किसी एक को अपना इंस्पिरेशन सेट कर लूंगी, किसी एक को अपना बेंचमार्क बना लूंगी एंड देन उससे खुद को कंपेयर करूंगी। तो अगर मैं मार्केट में न्यू है, मेरे को पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा मेरा बेंचमार्क है कौन। सो सिलेक्टिंग स्पेसिफिक प्रोसेस और परफॉर्मेंस मैट्रिसेस दैट नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है। बेंचमार्क मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि ये वाली कंपनी है। अब इसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, मेरी कंपनी को क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो चीजें देखेंगे। ठीक है। क्या बेंचमार्क करना है, किस फीचर से कंपेयर करना है, देन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंपनी उस एरिया में एक्सीलेंस है। जैसे सपोज मुझे बेचनी है, मैंने कंपनी खोली आइसक्रीम्स की, आइसक्रीम सेल करने की। ठीक है। अब मैंने बेंचमार्क सेट कर रख दिया कि मेरे को ना इतने टाइम में इतनी आइसक्रीम सेल करनी है, इस मार्केट में इतना लीड करना है, मार्केट में मेरी पोजीशन एटलीस्ट ये होनी चाहिए, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, गोल भी बोलते हैं। वैसा मैंने अपना बेंचमार्क बना लिया। अब मैं देखूंगी मेरा बेंचमार्क पार्टनर है कौन। अगर मैं लर्न कर रही हूँ तो मैं किससे लर्न कर रही हूँ? तो मैंने बेंच बेंच मार्किंग पार्टनर कलेक्ट करा कि अभी ये वाली जो कंपनी है, मदर डेयरी हुई, अमूल हुई, इनका मार्केट में नाम है, तो मैं उनसे लर्न करूंगी। अब मैं देखूंगी उन्होंने क्या क्या करा था, तो उनका डेटा कलेक्ट करूंगी। ठीक है। डेटा कलेक्ट करूंगी, डेटा को एनालाइज करूंगी एंड रिव्यू करूंगी एंड देन अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करूंगी। आई होप समझ आया होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग के एग्जांपल्स हैं बैंक्स के। ओके। एंड देन कंक्लूजन है बेंचमार्किंग क्यों है होती है, ये सब हमें पता चल गया। नो, एक टर्म आता है फोरकास्टिंग। हमने अभी क्या पढ़ा? बेंचमार्किंग। बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली होंगी, इनको एक क्विक रिवाइज कर लेना ना। पीपीटी लिंक, पीडीएफ लिंक जो भी होगा, आई विल सेंड इनटू द डिस्क्रिप्शन। नाउ फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग इज अ क्रिटिकल मैनेजमेंट टूल ही होगा that involve making informed predictions about future events based on past and present data। कुछ ऐसा सुना सुना सा टर्म था, सॉरी ये क्या हो गया कुछ ऐसा सुना सुना सा टर्म था जिसमें हमने डेटा को प्रिडिक्ट करा था, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिसेस। प्रिमिसेस प्रिमिसेस का मतलब क्या था? कि फ्यूचर्स कि हम इस तरीके से गोल्स को सेट करें, फ्यूचर को एनालाइज करते हुए अपने करंट गोल्स को सेट करें। उसमें भी हम फ्यूचर को एनालाइज कर रहे थे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे थे। फोरकास्टिंग में भी हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सॉरी एनालाइज तो क्या करेंगे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे थे उसमें। इसमें भी हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? इसमें हम स्टडी करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम जस्ट अज्यूम नहीं कर रहे। मैंने पास्ट का डेटा उठाया, मैंने फिर प्रेजेंट का डेटा उठाया एंड देन मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में भी यही मार्केट लीड करेगा। तो ये हो गया फोरकास्टिंग। एक मैनेजमेंट टूल है जहां पर मैं प्रिडिक्शंस कर रही हूँ अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, लेकिन किसके बेसिस पे? पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा के बेसिस पे। इट प्लेज अ पिवटल रोल इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इससे मैं अच्छे से प्लान कर पाऊंगी, मेरे बिजनेस में क्योंकि चेंजेस मैं कर सकती हूँ वो कर पाऊंगी, रिस्क को मैनेज कर पाऊंगी। मैं मानो बना रही हूँ अभी रेडियो, मेरी कंपनी रेडियोस बनाती है। अब अगर मैं प्रेडिक्ट कर लूं कि पास्ट में रेडियोस की डिमांड ज्यादा थी,
पर प्रेजेंट में जब से फोन टीवी आ गए, रेडियोस की डिमांड कम हो गई। तो मुझे पता है ना कि फ्यूचर में भी रेडियोस की डिमांड बहुत कम हो जाने वाली है। मैंने क्या किया, मैंने पास्ट और प्रेजेंट को एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया। अभी रेडियो बनाने की कंपनीज काफी कम हो गई है, राइट? और रेडियो के तो इतने ऐड भी नहीं आते, रेडियो है ही नहीं किसी के घरों में मोस्ट प्रोबेबली। तो ये होती है फोरकास्टिंग। मतलब मैंने एनालाइज करा पास्ट और प्रेजेंट को, एंड देन फ्यूचर प्लान कर लिया। अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में रिस्क है, मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये सब एनालाइज करके, तो फिर कुछ और सोचूंगी, राइट? मैं उसमें तो और फीचर्स ऐड करूंगी। तो ये होता है फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग की भी अगेन एक प्रॉपर डेफिनेशन और पर्पसेस है, एंड देन टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग्स है। और ये एग्जाम में आता है, ऐसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी हमने, डिमांड फोरकास्टिंग, अलग अलग टाइप्स की फोरकास्टिंग्स होती थी। ठीक है, यहाँ पर अलग है। तो फोरकास्टिंग होता क्या है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस ऑफ करंट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, उनके प्रीवियस नॉलेज को भी देखना है, उनकी प्रीवियस ग्रोथ को भी देखना है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स और ट्रेंड्स, इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस। ठीक है, और इससे क्या होगा, हम बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो मेन एम क्या है फोरकास्टिंग का? ताकि हम अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाए। बाय प्रिडिक्टिंग चेंजेस इन द मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, कंपनीज कैन मेक प्रोएक्टिव डिसीजन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या होती है? पहली होती है हमारी क्वालिटेटिव, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्सपर्ट ओपिनियन एंड अदर नॉन क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन टू मेक प्रिडिक्शंस। दिस इज ऑफन यूज्ड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? कि हमें प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर को। राइटिंग आई नहीं है। प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर को। अब दो तरीके हैं, या तो मेरे पास इतना पुराना डेटा है जिसको मैं अच्छे से एनालाइज कर पा रही हूँ, और प्रेजेंट डेटा भी है जिससे मैं कंप्लीट एनालिसिस कर पा रही हूँ, एंड देन मैं फ्यूचर में बता सकती हूँ कि ये चीजें होने वाली हैं, प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, राइट? तो ये हो गया कि डेटा है। व्हाट इफ डेटा ही नहीं है? मेरी कंपनी बनी है 2-3 साल पहले, मेरा प्रोडक्ट बना है 2-3 साल पहले, एकदम नई चीज मैंने कुछ बना दी है। ठीक है, अब उसका तो मेरे पे डेटा है ही नहीं। या फिर मैं बोलूँ सिर्फ 1-2 कंपनीज हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और वो भी 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुई है। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रोडक्ट बनाऊं, पर डेटा तो मेरे पास सिर्फ 2-3 साल पुराना ही है, तो मैं फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट करूँ? मुझे फ्यूचर ग्रोथ थोड़ी पता चल रही है इसकी। तब हमारा आता है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, जहां पर हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, एक्सपर्ट से पूछते हैं, एंड देन प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना फ्यूचर में स्कोप है इस चीज का। ठीक है, क्योंकि डेटा कम है, पास्ट का डेटा कम है। तो दिस इज हैपेंस। हम क्यों करते हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा कम होता है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या हो गई? जिसमें हम अलग अलग मेथड्स को यूज कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स मेथड अभी पढ़ोगे तुम उसमें, एसएसडीएम, स्टैटिस्टिकल वाला जो भी है यूनिट, उसमें तुम पूरा देखोगे डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में सेम चीज होती है कि तुम डेटा को एनालाइज करोगे, पुराने डेटा को। कौन कौन सी टेक्निक्स आ सकती है उसमें? टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन मॉडल, एंड इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग। ये सारी चीजें आती हैं डेटा एनालाइज करने के लिए। फोरकास्टिंग क्लियर हो गई? फोरकास्टिंग करते कैसे हैं? सबसे पहले पता लगना चाहिए क्या फोरकास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, किस चीज के बारे में प्रोडक्शन करनी है वो पता होना चाहिए। देन डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम चूज करेंगे कि हमें किस तरीके से फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है, कौन सा मॉडल यूज करना है फोरकास्टिंग के लिए? मॉडल मतलब ये अलग अलग तरीके मैंने पढ़ा है। रिग्रेशन मॉडल हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, इकोनोमेट्रिक मॉडल हो गया, सॉरी इकोनोमेट्रिक मॉडल हो गया। मुझे क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है या क्वांटिटेटिव करनी है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो सिलेक्ट करूंगी फोरकास्टिंग मॉडल कौन सा है, फोरकास्ट बनाऊंगी, मॉडल चूज करूंगी, एंड प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। एंड फिर मॉनिटर करूंगी अपने फोरकास्ट को, कंपेयर करूंगी। जैसे मैंने बना दिया, मॉडल बना दिया, या मैं यहाँ पर हूँ और मेरे फ्यूचर प्रोडक्शन ये है। ठीक है, अब 1 साल बाद मैंने प्रेडिक्ट करा, 1 साल बाद मैंने देखा, एनालाइज करा कि मेरी जो प्रोडक्शन थी और मेरा जो एनालाइज में कर रही हूँ वो कितना ठीक है। अगर ठीक चल रहा है तो अगले नेक्स्ट साल पर देखेंगे, वरना फिर चेंज करेंगे थोड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही एग्जाम्पल है, ब्रोडर इम्प्लीकेशंस है यहाँ पर।
ठीक है, फोरकास्टिंग के लिए रिसोर्सेज एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर मुझे कुछ फोरकास्ट करना है तो मुझे रिसोर्सेज तो लगेंगे ना, तभी तो मैं पता कर पाऊंगी कि ये फ्यूचर में कितना चलेगा। रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। फ्यूचर मार्केट को देख के कितने चेंजेस आएंगे, कितने चैलेंजेस आएंगे, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना रिस्क हो सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट में। ये सारी चीजें। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? डिसीजन लेना। सो डिसीजन मेकिंग इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, involving the process of selecting the best course of action among several alternatives. It's critical in guiding an organization's strategic direction and operational efficiency. सो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें किस हिसाब से अपने लीडरशिप क्वालिटीज को मैनेज करना है सो दैट हम बेस्ट डिसीजन ले सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास है इनमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करें। इट्स क्रिटिकल इन गाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, सो नाउ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस और कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। एक आउटकम के लिए जितने भी ऑप्शंस हमारे पास है उसमें से बेस्ट चूज करना। ठीक है, और ये बहुत कोर पार्ट है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट तो डिसीजन ही है ना, क्या लेना है, कब करना है, क्या करना है। ओके, अब डिसीजन लेने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए मेरे को इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है, कि अगर मैं ये डिसीजन ले रही हूँ तो उसके लिए मेरे को डेटा गैदर करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास उनको एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा ऐसे ही कुछ हमने प्लानिंग में करा था। जब हम अल्टरनेटिव्स को भी लेके चलते थे तो डिसीजन में भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करना है, जितने भी अल्टरनेटिव्स है उनको लेना है, देन सबके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, फिर उनको चूज करना है एंड देन सारा काम करना है। तो दिस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। इसके स्टेप्स भी तुम लिख सकते हो। फिर यहाँ पर एक कंपनी का एग्जाम्पल दे रखा है। ब्रोडर इम्प्लीकेशन क्या है इसकी? वही स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, मार्केट पोजिशनिंग एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर तुम डिसीजंस ठीक से लेते हो तो उससे क्या हो सकता है कि मार्केट में तुम्हारी पोजीशनिंग इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तुम्हें रिस्क मैनेज करना आ जाता है, तुम रेडी रहते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ डायरेक्टिंग मैनेजमेंट इज ब्रॉड एंड इनकम्पसेस वेरियस फंक्शंस एंड रोल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आता है डायरेक्टिंग। अभी हमने बेंचमार्किंग पढ़ा, हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ा। डायरेक्टिंग क्या होता है? This management function involves guiding, leading, and influencing the behavior of personnel to achieve organizational goals. डायरेक्टिंग का मतलब पता है? एक कंपनी है, उसमें क्या होगा? कोई हेड होगा, हेड के अंडर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। सबका गोल क्या है? कंपनी की ग्रोथ। सबका गोल क्या है? कंपनी की ग्रोथ। अब जो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो हेड है, सपोज वो एम्प्लॉय को गाइड कर रहा है ना, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अच्छा काम करे, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसको बता रहा है कि कैसे ये जो भी चीजें हैं, गोल्स हैं, वो ये अचीव कर पाएगा। वो सारा डायरेक्टिंग में ही आता है। जैसे तुम डायरेक्टिंग से सोचो मूवी डायरेक्टर, उसका दिमाग सोचो मूवी डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या होगा? वो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट देगा, कौन कैसे काम कर रहा है वो करेगा, लीड करेगा। क्या काम होगा उसका? एट द एंड सक्सेस, कि उसकी मूवी को सक्सेस हो। मार्केटिंग करेगा, सब करेगा, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग भी सेम ऐसी ही होती है। डायरेक्टिंग में क्या होगा कि हम एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अब जो डायरेक्टिंग होगी उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो लीडरशिप आनी चाहिए। सो एबिलिटी होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की, मोटिवेट करने की टीम मेंबर्स को, ताकि वो जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उनके उनको अचीव कर पाए। कम्युनिकेशन आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, एक्सपेक्ट करना एंड फीडबैक मांगना टीम से, सबसे। और मोटिवेट करना और सुपरविजन। ठीक है, आगे बढ़े। फिर यहाँ पर है डायरेक्टिंग के स्कोप्स है एंड कुछ सिनेरियोज हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले डायरेक्टिंग में क्या होगा? कब से स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग? जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क स्टार्ट हो जाता है, लोग डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन में
क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? हार्मोनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। इतना क्लियर हुआ? अब मैं आगे पढ़ा देती हूँ जल्दी जल्दी। कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है हमारा? इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टीसीएस, टीसीएस इन्फोसिस सबने पढ़ा है, तो टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मतलब आपस में हर कोई आपस में कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स कर रहा है, कंपनी दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिशन्स कर रही है, एंड कॉम्पिटिशन इज नॉट लाइक अ समथिंग रॉन्ग, इट इज गुड टू नो अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? और इन कंपनीज में डायरेक्टिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे दो। डायरेक्टिंग का मतलब है लोगों को इंस्पायर करना, उनको गाइड करना और इंश्योर करना कि हर टीम मेंबर खुद भी ग्रो करे, सिर्फ कंपनी ग्रो ना करे। जो टीम मेंबर है जिसको पहले एक्सपीरियंस नहीं था उसको इतना गाइड कर देना कि वो भी कहीं ना कहीं खुद सक्सेसफुल हो जाए। अगर एक टीम मेंबर है जिसने आज तक स्टेज पे नहीं बोला या फिर आज तक पीपीटी नहीं बनाई, पीपीटी नहीं प्रेजेंट करी, अपना आइडिया नहीं प्रेजेंट करा, तो उसको इतना इनकरेज कर देना कि तू ये कर सकता है, कि उस इंडिविजुअल की खुद भी ग्रोथ हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग आर अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब डायरेक्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग के अंदर कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स क्या होंगे डायरेक्टिंग के अंदर? देखो, need to understand and address the emotional, psychological and social aspect of employees in the workspace। जो भी डायरेक्टिंग है ना, मतलब जो भी कंपनी के अंदर डायरेक्ट कर रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ह्यूमन स्किल्स पढ़े थे पहले, राइट? वैसे ही डायरेक्टिंग में भी जो भी ह्यूमन है ना उसके अंदर लाइक ये होना चाहिए कि वो लोगों के इमोशंस को, अपने एम्प्लॉय के इमोशंस को समझे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, उनको ह्यूमन एलिमेंट्स को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एम्प्लॉय के इमोशंस उन्हें पढ़ने आने चाहिए, मोटिवेट करना आना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स के लिए। नाउ ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद के इमोशंस को भी मैनेज करे और अपने एम्प्लॉयज के को भी करे। सपोज जो डायरेक्ट कर रहा है उसको बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, अब उसको किसी चीज से स्ट्रेस है, वो पैनिक है, एंड दूसरा टीममेट आया उनके पास हेल्प मांगने, तो जो डायरेक्ट करते थे जिनका काम था वो चिल्ला पड़े उन पर। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, राइट? इससे उनकी भी इमेज अच्छी नहीं होगी कि ये तो सब पे चिल्ला देता है, ये तो बहुत खड़ूस है, लोग आ ही नहीं पाएंगे। जो डायरेक्टर का जो मेन काम था सबको डायरेक्ट करना, वो कर ही नहीं पाए क्योंकि लोग डर के मारे या किसी भी रीजन से उनके पास आ ही नहीं पाए। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है खुद को संभालना, खुद को इमोशनली संभालना, और को संभालना, सबको मोटिवेट करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने काम को लेकर, लोगों को लेकर, और एम्प्लॉयज और वेलबींग्स को लेकर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। जो नहीं, वरना तो बोलते रहेगा, कोई समझ नहीं आएगा कि करवाना क्या चाहते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन फैक्टर्स का डायरेक्टिंग के अंदर। ह्यूमन फैक्टर्स मतलब क्या हो गया? इमोशन समझो, पॉजिटिव रहो, ये सारी चीजें ह्यूमन फैक्टर्स होती है। आगे बढ़ती हूँ। ये फिर एक एग्जाम्पल है एंड कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी जो भी कंपनी है उसके अंदर जो ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं डायरेक्टिंग में, तो लोग मोटिवेट रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे अपने वर्क फोर्सेस को लेके। ठीक है, इस एस्पेक्ट को जब हम देख के चलते हैं तो मैनेजर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं एनहेंस करवाता, वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 40 स्लाइड्स पढ़ लिया, मतलब आधा तो कवर हो गया है। ठीक है, अभी और 44 बची है, मतलब उससे तो कम ही है, 43 है, 43 स्लाइड्स और बची है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एग्जाम्पल्स उतने नहीं करवाऊंगी क्योंकि कल ही पेपर है। ये एग्जाम्पल्स तुम खुद से रीड कर लेना एक बार फटाफट, स्लाइड तो मैं दे दूंगी, मैं फटाफट से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्रिएटिविटी, कंपनी के अंदर क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने सी लिखा है, ये मैंने आर लिखा है, ठीक है, ये सी है, ये आर है।
क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी कंपनी के अंदर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजीज। ठीक है। अब क्रिएटिविटी कहाँ से आ गई, इनोवेशन कहाँ से आ गई, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है रिफर्स टू जनरेटिंग न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज। क्रिएटिविटी मतलब कंपनी कितना ओरिजिनल आइडियाज को जनरेट कर पा रही है। इट्स अबाउट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। कंपनी में क्रिएटिव लोग होने इंपॉर्टेंट होते हैं, नए नए आइडियाज बताए, नए नए स्ट्रैटेजीज बताए, कितना अलग हटकर सोच रही हैं। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के टर्म्स में हो गया, या कुछ भी हो गया कि कंपनी किस कितने हद तक, जैसे होता है ना जो एकदम अलग होते हैं वो फटाफट अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है। सो दैट इज व्हाट, कि क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर। फिर आता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नया कुछ सोचना। ठीक है। उन अ, उन क्रिएटिव आइडियाज को, किसी ने क्रिएटिव आइडिया सोचा, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। मतलब ऐसा नहीं कि नॉवल आइडिया है, बोल दिया हो गया, लेकिन उसको सक्सेसफुली ब्रिंग करना। ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब ये पता है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कहाँ से आया और क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? क्रिएटिविटी मतलब आउटसाइड द बॉक्स सोचना, इनोवेशन मतलब जो भी तुमने सोचा उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना। उसके बाद आते हैं क्रिएटिविटी के और इनोवेशन के की एलिमेंट्स। ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, अब हर किसी के अलग अलग आइडियाज होंगे, हर कोई अलग अलग थॉट से चलता है। अब मुझे उन एम्प्लॉय से आइडियाज निकलवाने हैं उन, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होगा, कि मैं उनको इनकरेज करूं कि तुम आइडियाज को सोचो, सो दैट वो बिना डरे, बिना किसी भी चीज के, वो अपने आइडिया को, तो वो अपने आइडिया को प्रपोज कर पाए विदाउट द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म और फेलियर। ठीक है। उसके बाद डाइवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये सारे क्या एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने एम्प्लॉयर्स से आइडियाज को ले सकते हैं। फिर है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। Encouraging a diverse workforce as different backgrounds and experience can lead to wider range of ideas and solutions। अगर मेरे को अपने एम्प्लॉयर से आइडियाज निकलवाने हैं, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए मेरे को आइडियाज चाहिए, तो मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए। मैं हर किसी को लेके आती हूँ, हर अलग अलग डिपार्टमेंट से। कोई वीडियोस में अच्छा है, कोई ज्यादा स्क्रिप्ट में अच्छा है, कोई कंटेंट बनाने में अच्छा है। तो जितना डाइवर्स बैकग्राउंड होगा, क्रिएटिव लोग उतने ही आएंगे, सबके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। ठीक है। और जब भी कोई अपने आइडियाज को प्रपोज करे, हमें उसका रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब रिस्क को पहले कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मतलब सपोज किसी ने अपना क्रिएटिव आइडिया दिया, तो हमारा रिस्क एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है ना। हमें पता होना चाहिए कि हर आइडिया तो सक्सेस नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, अगर कम रिस्क है उसको कैलकुलेट करके हम आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो होगी। सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सपोर्ट एंड रिसोर्स टू एक्सप्लोर एंड इम्प्लीमेंट इनोवेटिव आइडियाज। अब अगर मेरे को अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय से अच्छा आइडिया चाहिए, तो मुझे उनको रिसोर्सेज देनी पड़ेंगी। और अगर वो अच्छा आइडिया देते हैं, तो हमें उनको रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए, सो दैट सब लोग इनकरेज हों। ठीक है। और क्रिएटिविटी बढ़ाएं अपनी। तो ये कुछ की एलिमेंट्स होते हैं कि कंपनी के अंदर हम कैसे लोगों को लाइक इनकरेज कर सकते हैं कि वो क्रिएटिव थिंकिंग करे, एंड ये सारी चीजें। ठीक है। तो क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इनोवेशन का मतलब क्या होगा? इनोवेशन मतलब सपोज किसी ने अपना आइडिया दिया और मेरे को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो इनोवेशन में सबसे पहले एम क्या होती है हमारी, कि अपने आइडिया को इस तरीके से एग्जीक्यूट करें कि हम जो भी अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स हैं जो इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, उनसे आगे हो जाए। देन हमारा जो सेकंड चीज हमें देखनी पड़ती है, वो ये होती है कि जो हमारा आइडिया है, ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो कंज्यूमर की डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहा है ना। मैं एक बहुत सुंदर सा आइडिया बना देती हूँ कि मैंने एक बहुत सुंदर सा आइडिया दे दिया
एक मेकअप कंपनी है और उसने अपनी पैकेजिंग ना ऐसे क्यूट पांडा वाली कर दी है, तो अब ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होंगे कि ये कितनी क्यूट पैकेजिंग है और उसको ले लेंगे। तो ये मेरा आइडिया हो, बट व्हाट इफ मेरा प्रोडक्ट बहुत गंदा है अंदर का, कि वो स्किन को एक ही बार में डैमेज कर दे रहा है, तो क्या कंज्यूमर्स उसको खरीदेंगे फिर आगे? नहीं। तो हमें हर चीज देखनी चाहिए। ठीक है, अगर न्यू प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं तो हमें कंज्यूमर की डिमांड्स को भी देखना पड़ेगा। इम्प्रूविंग प्रोसेसेस एंड एफिशिएंसी, innovative approaches can lead to improvement in business processes, increasing efficiency and reducing cost. अगर मैं क्रिएटिव आइडिया सोच रही हूँ तो देयर आर चांसेस कि मैं मार्केट में अपने बिजनेस में लीड कर सकती हूँ, साथ में कॉस्ट को भी कम करके। अगर वो आइडिया एग्जीक्यूट हो पा रहा है तो वो और अच्छी चीज है। और मार्केट चेंजेस को हमेशा अडेप्ट करते रहना चाहिए। अगर कोई नई चीज मार्केट में आई है, जैसे एआई आया, तो हमें एआई को यूज करना सीखना चाहिए। ठीक है, so this is why creativity and innovation are essential for adapting and styling relevant. आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट का, ये मैं नहीं पढ़ा रही। फिर आता है हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स तक हमने आधा जो सिलेबस था वो कवर कर लिया। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, सो दैट तुम्हें आइडिया रहे कि कितना चैप्टर अभी बचा हुआ है। हमने प्लानिंग पढ़ लिया, नेचर एंड पर्पस पढ़ लिया, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये वो जो हमने पढ़ा था, स्ट्रैटेजीज पढ़ा है, पॉलिसीज पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पढ़ लिया, बेंचमार्किंग, फोरकास्टिंग, ये सब आई थिंक कवर कर लिया है। डिसीजन मेकिंग अभी पढ़ लिया, ह्यूमन फैक्टर्स पढ़ा, क्रिएटिविटी इनोवेशन पढ़ लिया, और हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हम अभी पढ़ रहे हैं। सो ये भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद लीडरशिप पढ़ना है एंड ये सब पढ़ना है। सो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, हो जाएगा थोड़ा। मैं देखती हूँ, या फिर यूनिट 2 को मैं पार्ट्स में कवर कर दूंगी, आधा अभी करवा दूंगी, आधा थोड़े टाइम बाद, मतलब आज ही में अपलोड होगा, पर थोड़ा थोड़ा सा डिले हो जाएगा। या फिर मैं पूरा वन शॉट करवा देती हूँ, देख लेती हूँ मैं अभी। पहले मैं हार्मोनाइजिंग वाला कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ओके, हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है इसका? हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स अलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल विद द पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय। हार्मोनाइजिंग का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी के गोल्स हैं, मतलब एक ही चीज है, तुम देखो ना, घुमा फिरा के सेम ही चीज बोली हुई है, कि जो कंपनी के गोल्स हैं और जो एम्प्लॉय के गोल्स हैं वो कितने आपस में साथ साथ हैं। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स विद द पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, दिस अलाइनमेंट इज क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग अ मोटिवेटेड एंड एंगेज वर्कफोर्स एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। मतलब देखो, जैसे कंपनी का गोल क्या है कि वो मार्केट में अपनी वैल्यू करे, एम्प्लॉय का गोल क्या है कि वो कंपनी में अपनी वैल्यू करे, अपने प्रमोशन करवाए, जो भी चीजें, अपनी सैलरी बढ़ाए, ये सारी गोल्स है एम्प्लॉय के। ये कब होगा? जब वो अच्छा काम करेगा एंड कंपनी ग्रो करेगी, तब ये चीजें होंगी। तो एम्प्लॉय का जो गोल है, कंपनी मतलब ज्यादा हार्डवर्क करना सो दैट उसको प्रॉफिट हो, और जो कंपनी का गोल है अपनी मार्केट में वैल्यू करना, दोनों सेम सेम है। तो दोनों के बीच में एक एक अलाइनमेंट है। इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो बहुत मेहनत से काम करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन भी अपना सक्सेस अचीव कर पाएगी। अब हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं, सो दिस प्रोसेस इंटेल्स इंश्योरिंग दैट द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीमेंट एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल गोल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो जो कंपनी है वो भी सपोर्ट करेगी इंडिविजुअल को अपने जो भी एम्प्लॉय है अपने गोल्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो एक विन विन सिचुएशन है, कंपनी भी ग्रो कर रही है और एम्प्लॉय भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय को भी पर्सनल सक्सेस मिल रही है एंड एम्प्लॉय की सक्सेस से अगेन कंपनी को भी सक्सेस मिल रही है एंड वाइस वर्सा। उसके बाद की एलिमेंट्स क्या है, कैसे प्रोवाइड होता है हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव? की एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑफ हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव? सो सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय के गोल्स को भी समझना चाहिए। कंपनी के गोल्स तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय हमसे क्या चाहता है, अगर वो हमारी कंपनी में वर्क करेगा और कंपनी लिए वर्क करेगा तो उसकी भी कुछ डिमांड्स होंगी, तो हमें उनको भी समझना चाहिए।
सो अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय गोल्स में मतलब क्या हो गया, नोइंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लिंकिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, clearly demonstrating how achieving organizational goals can help employee meet their own objectives। मतलब हमें क्या स्टडी करना है कि अगर एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा तो उनके कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। ठीक है, फिर रेगुलर कम्युनिकेशन करना चाहिए, कीपिंग एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ हाउ देयर वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्गर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो ग्रो करे, साथ में कंपनी ग्रो करे, तो दो तीन चीजें होनी चाहिए, हमें पता पता करना चाहिए कि एम्प्लॉय को चाहिए क्या इस कंपनी से, राइट, और कैसे वो जो काम करेगा उससे हमारी कंपनी ग्रो करेगी। दोनों चीजें होनी चाहिए। और फिर हमें ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को या फिर इंडिविजुअल्स को, बताना चाहिए कि किस तरीके से ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर ये जो एडवांसमेंट है उनके करियर में, ये दोनों के ही गोल्स को, दोनों के ही गोल्स तक पहुंचाएगी उनको, कंपनी के भी और इंडिविजुअल्स के भी। ठीक है, अब हार्मोनाइजिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। ये तो समझ आ गया हार्मोनाइजिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी भी अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं और साथ साथ एम्प्लॉय भी। अब हमें करना क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। क्या, कि तुम हमारी कंपनी में काम करोगे, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ होगी, तुम मोटिवेट रहोगे, एंगेज होगे, हम तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सारी चीजें उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाएंगे, उनको सिखाएंगे। ठीक है, जितना हम अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी करवाएंगे उससे हमारी कंपनी की तो ग्रोथ होगी, साथ में जो इंडिविजुअल वहां पर काम कर रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस मिलेगा, वो कितनी नई चीजें सीखेगा। ठीक है, सो इसमें भी दोनों का फायदा। नाउ रिड्यूस टर्नओवर, हार्मोनाइज ऑब्जेक्टिव कैन लीड टू ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर अच्छा वो काम करेगा तो उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन रहेगा। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल है, मैं अभी इसके लिए इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, लीडरशिप। अब आते हैं लीडरशिप के बारे में। तो हमने हार्मोनाइजिंग पढ़ लिया, अभी ये वाली वीडियो में बस इतनी करवा रही हूँ। ठीक है, मैंने वन शॉट बोला था बट ये बहुत ज्यादा लंबी हो रही है एज एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे लग ही रहा था क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा था। सो ये वाली वीडियो अभी अपलोड हो रही है, इसका पार्ट टू मैं जस्ट अभी 4 बजे तक मैक्स में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो अभी ये वाली देखो, एंड जब तक तुम देखोगे ये, क्योंकि ये बड़ी बनेगी, सो तब तक दूसरी वाली अपलोड हो चुकी होगी। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। मैं यहाँ पर टिक तो लगा दूं, एक सेकेंड। क्रोम, या, सो ये सब पढ़ लिया, डिसीजन मेकिंग, स्कोप, ह्यूमन फैक्टर्स, ये सारी चीजें। तो हमने आधा यूनिट 2 कवर कर लिया। यूनिट 1 में भी मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स पढ़ा ही दिए थे। इसमें मेरे को कुछ नोट्स पर थ्योरी वगैरह दिख रही थी, बट वो ना मुझे सिलेबस में नहीं दिखी, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही, बट अगर वो इस एग्जाम में आते हैं तो मैं फाइनल्स के लिए पढ़ा दूंगी उसको भी। एंड ये लीडरशिप वगैरह अब थोड़ी देर में मैं कवर करवा दूंगी। बाकी ये दो मेन टॉपिक्स हो गए हैं और हमें अब ये दो वाले करने हैं। सो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ थोड़े टाइम में, तब तक ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।